बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमेशा की तरह उम्मीद यही करता हूँ कि आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। आज का जो हमारा काम है, आज हमने चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस करना है और इससे रिलेटेड पास पेपर में जो एमसीक्यूज आ चुके हैं या किस किस फॉर्मेट पे एमसीक्यू आते हैं, आज का बेसिक हमारा काम चैप्टर 19 है। मैं अगेन आपको यही कहता हूं कि घर बैठ के भी आप अपने जो पास पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज लाजमी सॉल्व करें। जब तक आप पास पेपर के एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना ज़्यादा हाई हो ही नहीं सकता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पास पेपर्स के बगैर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैं या मॉडर्न फिजिक्स हम किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, वाई वी नीड मॉडर्न फिजिक्स, हम किसको मॉडर्न फिजिक्स कह रहे हैं या एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स क्या है। देखिए, बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनका आंसर क्लासिकल फिजिक्स नहीं एक्सप्लेन कर सकी। देयर आर मैनी प्रोसेसेस, बहुत से ऐसे इश्यूज थे, अगर वो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन कर देती तो हमें मॉडर्न फिजिक्स की ज़रूरत ही ना पड़ती। मॉडर्न फिजिक्स की एक्चुअली ज़रूरत इसी वजह से पड़ी कि वो क्लासिकल फिजिक्स वहाँ पे फेल हो गई और उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इस वजह से हमें मॉडर्न फिजिक्स की ज़रूरत पड़ती है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, देखिए कुछ ऐसे प्रोसेस थे, जैसे अगर मैं उनके नाम लिखता हूँ, जिस तरह से आप कहते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्लासिकल फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस को क्लासिकल फिजिक्स ने एक्सप्लेन नहीं किया। इसी तरह से स्पेक्ट्रल लाइंस का जो प्रोसेस है इसको क्लासिकल फिजिक्स ने एक्सप्लेन नहीं किया, स्पेक्ट्रल लाइंस। इसी तरह से कॉम्पटन इफेक्ट और बहुत से प्रोसेस हैं जिनको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इसी वजह से हम हमेशा मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फिजिक्स है जिसने सारे के सारे प्रोसेसेस को इजीली एक्सप्लेन कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली इस चैप्टर को। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटिव मोशन, कि रिलेटिव मोशन क्या होती है या रिलेटिव मोशन का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, रिलेटिव मोशन क्या होती है, दुनिया की हर वो मोशन जिसमें आपने किसी ना किसी रेफरेंस को ऐड किया हुआ है। आप हमेशा कहते हैं कि हर वो मोशन जिसमें कोई भी आपने रेफरेंस ऐड किया हुआ है, रेफरेंस के मुताबिक अगर आप बात करेंगे दैट मोशन इज रिलेटिव मोशन, उसको आप रिलेटिव मोशन कहते हैं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, जैसे बुक में उसने एग्जांपल दी है कि अगर आप एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो अर्थ के ऊपर जो लोग हैं उनके मुताबिक वो बॉल वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, और एक शख्स जो काफी हाइट के ऊपर है उसके मुताबिक बॉल अभी भी डाउनवर्ड है। इसका मतलब रिलेटिव का मतलब एक्चुअली ये होता है कि किसी के मुताबिक स्टेटमेंट का कुछ और होना और किसी दूसरे रेफरेंस से आप देखें तो स्टेटमेंट का कुछ और होना, दैट इज रिलेटिव मोशन। तो बुक में उसने बड़ी बहुत ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स जो दी हैं। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं तो एक जैसे बॉल की एग्जांपल, कि बॉल को जब आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं। इसी तरह से ट्रेन की एग्जांपल, अगर आप ट्रेन की मैं एग्जांपल को डिस्कस करूं कि अगर आप सब लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं और जितने भी पैसेंजर ट्रेन में हैं वो आपस में एक दूसरे के मुताबिक रेस्ट में हैं, और ट्रेन चूंकि मूव कर रही है और जो लोग ट्रेन से बाहर हैं उनके मुताबिक ये सारे के सारे लोग जो हैं वो मोशन में हैं, मूव कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि एक ही चीज की दो स्टेटमेंट आ गई कि ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके मुताबिक हम सब रेस्ट में हैं, और जो बाहर लोग हैं उनके मुताबिक आप सब लोग जो हैं वो मोशन में हैं। तो ट्रेन की एग्जांपल भी जो है, ट्रेन की अगर आप जैसे मैंने पैसेंजर्स की एग्जांपल दी तो ये भी एग्जांपल रिलेटिव मोशन को ही एक्सप्लेन करती है। तो मैंने बड़े सिंपल वर्ड से इस चैप्टर को स्टार्ट किया। इसमें बेसिक पर्पस ये था कि आपको ये सब चीजें बताई जाएं कि हर चीज की रिलेटिव मोशन, आप हर मोशन को रिलेटिव मोशन कह रहे होते हैं क्योंकि उसमें कोई ना कोई रेफरेंस ऐड होता है। मोशन विदाउट रेफरेंस इज नथिंग, आप हमेशा रेफरेंस से ही मोशन लेते हैं, आप विदाउट रेफरेंस जो है वो कोई भी मोशन नहीं ले पाते, इसी को आप रिलेटिव मोशन कहते हैं। सेकेंड है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, के फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है।
हर वो चीज जिसके मुताबिक आप मेजरमेंट कर रहे हैं, दैट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस टाइम मैं इस कॉन्फ्रेंस रूम में जब मैं लेक्चर दे रहा हूं, तो मेरा जो ये कॉन्फ्रेंस रूम है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जब मैं रोड पे चल रहा होता हूं तो रोड जो है वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इसी तरह से अगर आप लैब में हैं, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो हर वो चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है जिसके मुताबिक आप कहते हैं कि मेजरमेंट्स आर टेकन। हर वो चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके मुताबिक आप मेजरमेंट करते हैं। जिसके मुताबिक भी मेजरमेंट होगी, दैट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो एक्चुअली आप दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। एक आपके पास होता है जिसको आप बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और सेकंड आपके पास होता है जिसको आप बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में क्या फर्क है? देखिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिसमें न्यूटन लॉज वैलिड होते हैं। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन लॉज वैलिड होंगे, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन लॉज वैलिड नहीं होते, न्यूटन लॉज आर नॉट वैलिड, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन लॉज वैलिड नहीं है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। देखिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चूंकि न्यूटन लॉज वैलिड है, और न्यूटन लॉ हमेशा यही बात करता है कि बॉडी रेस्ट में है या बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी की या तो रेस्ट स्टेट होती है या बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म मोशन होती है। इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है या बॉडी रेस्ट में है। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो इसको आप बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपके पास नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसको आप इनर्शियल कह रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको इनर्शियल फ्रेम की पता होनी चाहिए कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इसमें न्यूटन लॉज वैलिड होते हैं, रेस्ट स्टेट को डिस्कस करता है, यूनिफॉर्म मोशन की बात करता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, दैट इज नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इसका दूसरा नाम है। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें कभी भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। इसी वजह से अगर आप इसको बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसका नाम होता है बेटे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। खुद सोचें कि अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप नॉन एक्सेलरेटेड बोल रहे हैं, तो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो डेफिनेटली क्या होगा? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मींस कि इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ये थी जनरल बातें जो आप बच्चों को बताना जरूरी थी। उसके बाद है आपके पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या चीजें हैं? ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस चीज को डिस्कस करती है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बेसिकली दो पोस्टुलेट है। नंबर वन, इसके मुताबिक जो स्पीड ऑफ लाइट है जिसको आप कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आप वैक्यूम में ले रहे होते हैं, इसके फर्स्ट पोस्टुलेट के मुताबिक ये स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसमें चेंज नहीं आएगा। आप जब भी स्पीड ऑफ लाइट की वैक्यूम के केस में बात करते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड जो है इसके मुताबिक हमेशा सेम रहेगी। ये फर्स्ट पोस्टुलेट। देखिए, अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट ना होते तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि आप कोई भी कैलकुलेशन करते, ये पॉसिबल ही नहीं था। तो पहला इसका पोस्टुलेट ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी वैक्यूम में। सेकंड इसका जो पोस्टुलेट है वो ये है कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि दो पोस्टुलेट हैं इसके। पहला पोस्टुलेट तो ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा सेम रहेगी वैक्यूम में, और दूसरा पोस्टुलेट ये है कि जो फिजिक्स के लॉज होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो हमेशा सेम रहते हैं।
मतलब आप अगर ये अज्यूम नहीं करते तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर आप फिजिक्स के लॉज को सेम नहीं रखेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कैलकुलेशन कर पाएँ। तो ये बड़ी मेन चीज़ है कि ये दोनों पॉस्टुलेट्स आपको पता होने चाहिए। अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एप्लीकेशंस हैं। अब हम इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन से स्टार्ट होते हैं, जहां से बेसिकली इक्वेशन स्टार्ट हो रही हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम है जी, जिसको आप कहते हैं टाइम डायलेशन। डायलेशन का मतलब होता है स्लो हो जाना, किसी चीज का रुक जाना। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है जी टाइम डायलेशन। ये एप्लीकेशंस हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। फर्स्ट एप्लीकेशन टाइम डायलेशन क्या होता है, ये टाइम डायलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। टाइम डायलेशन में देखिए दो तरह के टाइम है। एक आपके पास होता है जिसको आप कहते हैं प्रॉपर टाइम, टी नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम क्या है बेटा, कि अगर आप कभी भी कोई दो इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप खुद रेस्ट में हैं, मतलब आप जमीन पे खड़े हैं, आप रेस्ट में हैं, आप रेस्ट में खड़े होकर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस केस में जो आपका टाइम होगा इसको आप बोलेंगे प्रॉपर टाइम। तो सिंपली आप ये कहते हैं कि प्रॉपर टाइम आपके पास है टाइम मेजर्ड बाय अ ऑब्जर्वर ऑफ टू इवेंट्स। एक ऐसा टाइम जो कि ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है दो इवेंट्स का इन स्टेशनरी स्टेट। तो ये बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि अगर एक ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में रह के दो इवेंट्स के टाइम को मेजर करता है, कोई भी ऑब्जर्वर, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं रेस्ट में रह के किसी टाइम को मेजर कर रहा हूं, तो जो मेरा जो टाइम होगा दैट इज प्रॉपर टाइम। तो टाइम मेजर बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर कह लें ऑफ टू इवेंट्स। यहां पे आप बेशक इधर ही स्टेशनरी का वर्ड ऐड कर लेते, टाइम मेजर बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑफ टू इवेंट्स इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये पहली स्टेटमेंट है जिसको आप कहते हैं प्रॉपर टाइम। सेकंड जो टर्म है उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं दैट इज डायलेटेड टाइम। डायलेटेड टाइम क्या होता है, देखिए डायलेटेड टाइम को आप टी नॉट से मेजर करते हैं, टी से मेजर करते हैं डायलेटेड टाइम को। प्रॉपर टाइम ये है कि अगर एक ऑब्जर्वर रेस्ट में रह के किसी चीज को मेजर कर रहा है तो वो प्रॉपर टाइम है। अगर एक ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ इवेंट्स में मूविंग है, कोई ऑब्जर्वर है वो फ्रेम ऑफ इवेंट्स में मूव कर रहा है, मूवमेंट उसकी हो रही है, उस केस में जो उसका टाइम होगा दैट इज डायलेटेड टाइम। तो सेम यही डेफिनेशन, बस ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर की जगह आप यहां पे वर्ड ऐड करते हैं मूविंग ऑब्जर्वर, कि मूविंग ऑब्जर्वर जो टाइम मेजर करेगा फ्रेम ऑफ इवेंट्स में उसको आप बोलेंगे डायलेटेड टाइम, वो डायलेटेड टाइम होगा। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये रिलेशन है बिटवीन प्रॉपर टाइम एंड डायलेटेड टाइम। इसमें जो टी नॉट है इसको आप बोलते हैं प्रॉपर टाइम, टी नॉट इस केस में प्रॉपर टाइम है, और टी जो है इसको आप बोलते हैं डायलेटेड टाइम, और v जो है ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। देखिए स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं हो सकती। सपोज कर लें अगर स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, मैं v की जगह पे c पुट करता हूं, तो फ्रैक्शन में मेरे पास 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन में जीरो होगा तो t की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ये इसका पहला केस है, इसको जरा समझें कि अगर कभी भी कोई ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, जो कि पॉसिबल नहीं है, आप भी सब समझते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो टाइम जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स के स्लो हो जाएगा। एक ऐसा टाइम जिसको रोकना बहुत मुश्किल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। इसमें कई तरह की एग्जाम्पल्स हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले आप ये केसेस देखें कि अगर वी सी के इक्वल है तो टाइम इनफाइनाइट होगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि v की वैल्यू आपके पास 0.4 c है, या v की वैल्यू आप 0.5 c लगाते हैं या 0.6 c लगाते हैं,
तो हमेशा जो t है ये ग्रेटर देन होगा t नॉट से। ये इसका रिजल्ट है। यही एक वजह है कि देखें जब आप इसमें v की जगह 0.4 से लगा दें, 0.5 से लगा दें, क्योंकि एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट से तो मूव करना मुश्किल है, और अगर आप कंपेरेबल स्पीड ऑफ लाइट यूज करते हैं तो t इज ग्रेटर देन t नॉट। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहे हैं, एक वो ऑब्जर्वर है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहा है और एक वो है जो अर्थ लेवल पे रह गया, इसका मतलब ये है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग के मुताबिक मूवमेंट में है, मूव कर रहा है, उसका टाइम हमेशा स्लो हो जाएगा। जैसे कई तरह की एग्जांपल्स दी जाती हैं, जिस तरह से आप कहते हैं ट्विंस पैराडॉक्स की जो स्टोरी है वो काफ़ी फेमस है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं तो देयर आर मैनी एग्जांपल्स, जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूंगा इस केस में, नंबर 1 ट्विंस पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स ब्रदर की स्टोरी है कि दो भाई थे, एक जो है वो अर्थ लेवल पे रह गया, एक जो है वो मूव कर गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और आफ्टर 12 इयर्स जब ये दोनों मिले तो जो मूव कर गया था वो दिखने में काफ़ी यंग था, और जो अर्थ लेवल पे था वो एजड लग रहा था एज कम्पेयर टू डैड पर्सन या एज कम्पेयर टू डैड ब्रदर। तो ट्विंस पैराडॉक्स की स्टोरी इसमें बड़ी फेमस है। इसी तरह से इसको यूज़ करते हुए आप एजिंग प्रोसेसेस जो हैं इसको भी आप स्लो कर सकते हैं, एजिंग प्रोसेस जो है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब आपको जब भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू आएगा, कभी भी आपको इससे रिलेटेड अगर एमसीक्यू आएगा, देखिए आपको टी की वैल्यू दी है और टी नॉट वो निकालने के लिए कह रहा है और वी की वैल्यू दी हुई है, जस्ट आप इसमें वैल्यूज लगाते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। मतलब इस फार्मूला में कोई भी ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आपने v की वैल्यूज को चेंज करते जाना है, आपके पास जो रिजल्ट है वो आता जाएगा, इजीली आप सॉल्व करते जाएंगे। तो आप इसमें कोई भी वैल्यू लगा के देख लें v की जगह, मतलब एंट्री टेस्ट में जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा सिर्फ आपको दो वैल्यूज दी होंगी। देखेंगे ये तो कांस्टेंट है, सपोज कर लें वो आपको टी नोट की वैल्यू दे देता है, v की वैल्यू दे देता है, आप t इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मुश्किल ही नहीं है आपके लिए t फाइंड आउट करना। नेक्स्ट है हमारे पास जो इसकी सेकेंड एप्लीकेशन है, दैट इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में भी दो तरह की लेंथ हैं। देखिए एक होती है एल नॉट जिसको आप बोलते हैं प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर लेंथ का मतलब यही है कि ये एक ऐसी लेंथ है जो कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर डिस्टेंस मेजर कर रहा है, उसकी लेंथ को आप बोलेंगे प्रॉपर लेंथ। मतलब मैं स्टेशनरी और मैं मेजर कर रहा हूं तो मेरी जो लेंथ है वो प्रॉपर लेंथ होगी। एक होती है इसमें डायलेक्ट्रिक, इसमें कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ जो है इसका मतलब है कि ये एक ऐसी लेंथ है जो कि मूविंग ऑब्जर्वर ने मेजर की। मतलब जब आप स्टेशनरी रहते हैं तो जो आपकी लेंथ होती है उसको आप बोलते हैं प्रॉपर लेंथ। जब आप मूव कर रहे होते हैं तो आपकी जो लेंथ होती है वो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। जैसे मैं जमीन पे खड़ा होकर अगर मून को देख रहा हूं तो मेरे मुताबिक मून का फासला ज्यादा है, चांद मुझे दूर नजर आएगा। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो मूव करके मून की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली उसको वो फासला कम लगेगा, उसको लगेगा चांद जैसे बिल्कुल उसके सामने है, बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस पे है। तो ये दो फर्क हैं, बड़े क्लियर फर्क हैं कि जब आप ज़मीन पे खड़े होके किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आपके मुताबिक उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, अगर आप खुद भी मूविंग होते हैं तो वो डिस्टेंस आपको कम लगता है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? ये रिलेशन होता है L इज इक्वल टू एल नॉट इंटू स्केयर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ये आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। इसमें और इस फार्मूला में ये फर्क याद रखेगा कि इसमें 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर फ्रैक्शन में आ रहा है और इसमें 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कि ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है और ये वैल्यू जो है वो आपके पास मल्टीप्लीकेशन में आ रही है। ये आपने याद रखनी है। इससे रिलेटेड अब हम एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता चल जाए कि किस किस फॉर्मेट पे इसके जो एमसीक्यूज हैं वो आ सकते हैं। देखिएगा ज़रा, मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू एक लिख रहा हूं। वो कहता है इफ अ रॉड मूव्स विद द स्पीड हाफ देन द स्पीड ऑफ लाइट। कहता है एक रॉड जो है, मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि इफ अ रॉड इज मूविंग विद अ speed half than the speed of light
with respect to a stationary observer, then length of moving rod will be। अब ये पास पेपर्स में से ही एमसीक्यू है जो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखी है। ऑप्शन इसके आपके पास ये है, ये अल्फा ऑप्शन है, ये बीटा ऑप्शन है आपके पास, इसी तरह से ये आपके पास चार्ली ऑप्शन है, और ये डेल्टा ऑप्शन आपके पास। अब जरा इसकी स्टेटमेंट को समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें एक्चुअली वो आपसे क्या पूछ रहा है या इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। वो आपको सिंपली कह रहा है कि इफ अ रॉड इज मूविंग विद हाफ द स्पीड ऑफ लाइट, कहता है रॉड की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से हाफ है। इसका मतलब ये है कि वो उसने आपको क्लियरली ये डाटा बता दिया कि रॉड की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से हाफ है। इसका मतलब v की जगह आप जब इसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चल गया कि जो v की वैल्यू है वो स्पीड ऑफ लाइट से हाफ है। ये उसने हमें डाटा में दिया हुआ है कि वो कह रहा है कि रॉड की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से हाफ है। अब आपने l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जस्ट आप क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, l इज इक्वल टू एल नॉट इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब इस फार्मूला में आप वैल्यूज लगाएं, l इज इक्वल टू एल नॉट इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा सी स्क्वायर बाय 4। मैंने सिंपली जैसे इसमें वैल्यूज लगाई कि v की जगह मैंने c बाय 2 वैल्यू लगा दी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा l इज इक्वल टू एल नॉट इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 बाय 4। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा l इज इक्वल टू एल नॉट, इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, इधर आपके पास होगा 4 माइनस 1। इसका मतलब ये है कि अगर मैं फर्दर इसको अरेंज फॉर्म में लिखता हूं तो ये मेरे पास वैल्यू इस तरह से आएगी। देखिएगा आप लोग, अगर मैं इसको फर्दर अरेंज फॉर्म में लिखता हूं ये होगा l इज इक्वल टू एल नॉट इंटू स्क्वायर रूट 3 बाई 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 होता है। तो बड़ा सिंपल एमसीक्यू था। मैंने इसमें यह काम किया कि अगर जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट का हाफ है तो l की वैल्यू निकालनी थी, मैंने जस्ट v की जगह पे c बाई 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और जो कैलकुलेशन थी जस्ट उसके बाद मैंने एलसीएम लिया और मैं ये आंसर तक पहुंच गया। तो इसका मतलब इस केस में जो राइट ऑप्शन बन रहा है आपके पास दैट इज अल्फा ऑप्शन। इस तरह के एमसीक्यू अक्सर पसंद किए जाते हैं और आते हैं। जाहिर है वो पेपर में आपको कभी ये नहीं कहेगा कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का बताएं, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास जिसको हम कहते हैं मैस वेरिएशन। मैस वेरिएशन क्या होती है या मैस वेरिएशन में क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए मैस वेरिएशन में भी दो तरह के मैसेज वो आपको बताता है, एक आपके पास m और एक आपके पास है m नॉट। m नॉट को आप बोलते हैं प्रॉपर मैस, यानी कि रेस्ट मैस की आप बात कर रहे होते हैं। m नॉट जो है ये आपके पास रेस्ट मैस है और m जो है ये आपके पास मूविंग मैस होता है। इन दोनों में क्या रिलेशन है बेटे, इसमें रिलेशन m इज इक्वल टू m नॉट ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सेम इसमें भी वही केसेस जैसे आपने टाइम डिलेशन में पढ़े थे। अगर इसमें भी मैं v की जगह पे c सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मैस जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। अब इसमें डिफरेंट, अगर आपको कभी भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू आएगा उसने आपको वैल्यूज दी होंगी, जस्ट आपने वैल्यूज लगानी है और आपके पास आंसर जो है वो चला जाता जाएगा। आप इजीली फाइंड आउट करते जाएंगे, आंसर खुद ही आता जाएगा आपके पास। तो ये भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि एनर्जी मैस रिलेशनशिप क्या होता है या एनर्जी मैस रिलेशनशिप का क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी मैस रिलेशन। एनर्जी मैस रिलेशन में बस एक ही मेन चीज है जो समझने वाली है, जो मैं समझता हूं कि बेसिकली इसमें आपको यही पता होना चाहिए कि जनरल फार्मूला आप पढ़ते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये आपके पास एक जनरल सा रिलेशन है जिसको आप आइंस्टाइन रिलेशन कहते हैं या आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन में अगर मैं डेल्टा एम की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो डेल्टा एम की वैल्यू आती है डेल्टा ई ओवर सी स्क्वायर।
इसका कंक्लूजन सुन लें कि अगर आपने मैथ्स में स्मॉल चेंज लेके आना है तो एनर्जी की बहुत हाई वैल्यू का होना जरूरी है, क्योंकि मैथ्स में कभी भी स्मॉल चेंज तब आएगा जब एनर्जी की हाई वैल्यू होगी, क्योंकि एनर्जी के फ्रैक्शन में आपके पास सी स्क्वायर आ रहा है। तो मैं यहां पे ये लाइन लिख देता हूं कि स्मॉल चेंज इन मैथ्स रिक्वायर्ड लार्ज वैल्यू ऑफ एनर्जी। अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा छोटा सा चेंज भी लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए एनर्जी की एक बहुत बड़ी वैल्यू का होना जरूरी है, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा चेंज तभी आएगा जब एनर्जी की एक हाई वैल्यू आपके पास होगी, तब मैथ्स में आप चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास इस केस में, ये तो इसकी एप्लीकेशन थी जो हमने डिस्कस किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। नेक्स्ट है बेटा जिसको आप कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं या उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ब्लैक बॉडी को एक आप आइडियल बॉडी भी कह सकते हैं, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक आइडियल बॉडी की रेडिएशन होती है। ब्लैक बॉडी के लिए आप 2-3 वर्ड यूज करते हैं बेटे। आप ब्लैक बॉडी को बोलते हैं कि आपके पास ब्लैक बॉडी जो है एक आइडियल एब्जॉर्बर है, या इसको आप कह सकते हैं कि आइडियल एमिटर है, और आप कहते हैं कि पुअर रिफ्लेक्टर है। मतलब हर वो बॉडी जिसमें ये एबिलिटी है कि वो रेडिएशंस को एब्जॉर्व करे अच्छी तरह से और रेडिएशंस को इमिट कर सके, लेकिन पुअर रिफ्लेक्टर हो। रिफ्लेक्टर का मतलब वो रिफ्लेक्शन अच्छी ना करती हो। दुनिया की हर वो बॉडी जिसमें ये प्रॉपर्टी मौजूद है, इसको आप ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी के लिए जो ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्विंग पावर है या एमिटिंग पावर है वो हमेशा 1 होगी। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम, आप सिंपली ये कहेंगे कि जो भी इसकी एब्जॉर्विंग पावर है, जो भी एब्जॉर्विंग पावर है वो 1 होगी मैक्सिमम। जो भी इमिटिंग पावर है वो भी आपके पास 1 होगी, और जो रिफ्लेक्टिंग पावर है वो 0 होगी, क्योंकि पुअर रिफ्लेक्टर है ये। ब्लैक बॉडी के केस में कुछ चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ब्लैक बॉडी के केस में अगर मैं इसके केसेस को डिस्कस करता हूं कि वेवलेंथ और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ब्लैक बॉडी में। आप इसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे जो वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी। आपके पास जैसे बुक में एग्जांपल है कि आपके पास एक प्लाटिनियम की वायर है, रॉड है, आप उसको थोड़ा सा हीटअप करते हैं तो उसका कलर रेड होता है, फिर और हीटअप करते हैं कलर चेंज होता जाता है, ऑरेंज हो जाता है। मतलब वो आपको ये बताना चाहता है कि बेटे टेम्परेचर और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जितना टेम्परेचर कम होता है उतनी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा करते जाते हैं वेवलेंथ जो है वो कम होती जाती है। दैट इज एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो इसकी फिगर है, जो डायग्राम है, इसमें इसके बेसिकली 4 तरह के पॉइंट्स हैं जो आप बच्चों को पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में वो यही कहता है कि एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सबसे मेन पॉइंट है। इसका ग्राफ आप सब बच्चों को आता ही होगा, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ज़्यादा इसको डिस्कस करना पड़ेगा। वो ये पहले पॉइंट में बताता है कि एनर्जी एक जैसी इमिट नहीं हो रही, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं है। एनर्जी ऐसी है जैसे मैथ स्प्रिंग सिस्टम की आप बात कर रहे होते हैं, एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में यूनिफॉर्म नहीं है। जो इन्होंने साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया उसका पहला पॉस्टुलेट ये था कि एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। सेकेंड आपके पास इसमें है दैट वाज वाइन्स लॉ। वाइन्स लॉ क्या होता है? वाइन्स लॉ ये आपको बताता, मैं यहां पे करके लिख रहा हूं कि वाइन्स के मुताबिक लैम्डा और टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप अगर इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ऐसे आएगा लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब जो मैक्सिमम वेवलेंथ है उसका प्रोडक्ट जब आप टेम्परेचर के साथ लेंगे वो वैल्यू कांस्टेंट होगी। आप जितना ज़्यादा देखें, जितनी एक टाइम में रेडिएशन निकलती है उनमें से एक ऐसी होती है जो हाईएस्ट वेवलेंथ पे पहुंचती है। वो आपको यही बताना चाह रहा है कि लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट होगा। थर्ड में जो इसका फोर्थ पॉइंट कह लें, थर्ड एक जनरल थ्योरी वाला पॉइंट है वो जस्ट देख लीजिएगा। फोर्थ में वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात कर रहा है। फोर्थ में
उसने एक लॉ आपको दिया हुआ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है? थर्ड पॉइंट जस्ट थ्योरेटिकल है, वो एक दफ़ा देखना आपने। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आपको ये बताता है कि जो एनर्जी कर्व्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की फोर्थ पावर के। ये रिलेशन आपने याद रखना। यहाँ पे ये सी ई एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी इंटेंसिटी है। ई इज नॉट एनर्जी। ई जो है इसको आप एनर्जी इंटेंसिटी बोलते हैं बेटे। एनर्जी जो है वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। यहाँ पे जो सिग्मा इसको आप बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट, ई इज स्टीफन कांस्टेंट। अब इससे रिलेटेड मैं एक सिंपली एमसीक्यू डिस्कस करूं, इसको अच्छी तरह से देखिएगा। अगर मैं कहता हूं कि जो टेम्परेचर है इसकी वैल्यू को आपने डबल कर दिया, टेम्परेचर को आपने डबल कर दिया, जो एनर्जी इंटेंसिटी है अब उस पर क्या इफेक्ट होगा। मतलब आप इस तरह से ना इसमें डिफरेंट वैल्यूज खुद सब्स्टिट्यूट करके देखिए। अगर आपने टेम्परेचर को डबल किया तो मुझे पता है ये फार्मूला है, ई इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। अगर मैं टेम्परेचर को डबल करता हूं तो ई इज इक्वल टू सिग्मा, यहां पे 2t पावर 4 आ जाएगा। 2 पावर 4 का मतलब होता है बेटे 16, तो ये आपके पास आ जाएगा E डैश इज इक्वल टू 16E। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आप बोल्ट्जमैन लॉ के मुताबिक टेम्परेचर की वैल्यू को आप डबल कर देंगे तो एनर्जी जो है वो 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी में जो चेंज है वो 16 टाइम्स आएगा, 16 टाइम इंक्रीमेंट होगा एनर्जी में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फोटोन का कॉन्सेप्ट, कि फोटोन क्या होता है या फोटोन में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखिएगा ज़रा आप लोग। अब नेक्स्ट इज फोटोन। देखिए फोटोन के बारे में आज भी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो आइंस्टाइन का ही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, या आइंस्टाइन का ही कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ाया जाता है फोटोन। फोटोन को आप कहते हैं कि एनर्जी पैकेट्स हैं, छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, ज़र्रात हैं, जिसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं फोटोन। फोटोन का वर्ड इसके लिए यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन के मुताबिक, अगर हम आइंस्टाइन की बात करें, आइंस्टाइन कहता है कि इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं कि ये पार्ट्स हैं फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच फर्दर कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। आइंस्टाइन के मुताबिक ये इतने छोटे ज़र्रात हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जिसको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ग्रैनुलर नेचर है, दानेदार नेचर, और छोटे छोटे ज़रात हैं जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मज़ीद तकसीम हो, क्योंकि ऑलरेडी इतने छोटे हैं। इसके केस में दो फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। एक है आपके पास E इज इक्वल टू एच एफ। ये फार्मूला आपको बताता है कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके मुताबिक अगर मैं कभी भी एनर्जी की रेशो लूँगा तो E1 ओवर E2 इज इक्वल टू F1 ओवर F2, ये आपके पास वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए इसी फार्मूला को लिखता हूँ तो n फोटॉन्स के लिए ये फार्मूला क्या होगा या इसमें क्या चेंज आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर n फोटॉन्स। अगर आपके पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं तो ये फार्मूला आप इस तरह से लिखेंगे, E इज इक्वल टू NHF, ये फार्मूला है। अगर मैं कहता हूं कि एनर्जी की वैल्यू सेम है, देखिए ये सारे एमसीक्यू हैं, ये जितने क्वेश्चन है ये सारे के सारे एमसीक्यू हैं। अगर मैं कहता हूं कि E की वैल्यू सेम है तो मुझे ये पता चलता है कि N और F एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि N1 ओवर N2 इज इक्वल टू F2 ओवर F1, के जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं वेवलेंथ से रिलेशन लूंगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बड़ा मेन फार्मूला, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कम होंगे। जैसे मैं सिंपली कहता हूँ कि अगर मेरे पास ये 2-3 तरह के कलर्स हैं, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, वो आपको कहता है कि आपके पास ये 3 कलर्स हैं, इसमें बताएं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स
नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो किसके मैक्सिमम होंगे, किसके ज्यादा होंगे। तो आपने क्या करना है, जस्ट ये फॉर्मूला यूज करना है जो ऊपर लिखा हुआ है कि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मुझे पता है लैम्डा जो है ये रेड के लिए मैक्सिमम होती है। लैम्डा की वैल्यू अगर रेड के लिए मैक्सिमम है तो रेड के नंबर ऑफ फोटॉन्स भी मैक्सिमम होंगे, ज्यादा होंगे। तो आप सिंपली ये चेक कर सकते हैं कि जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ज्यादा होंगे, जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने कम होते जाएंगे। एक फोटॉन का फार्मूला आप इसमें और भी एनर्जी का और मोमेंटम का यूज करते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू पी सी। इसका मतलब अगर आप इसकी रेशियो बनाएंगे तो इस तरह से बनेगी E1 ओवर E2 इज इक्वल टू P1 ओवर P2। दैट इज रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। ये एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है। इस तरह से मोमेंटम में और वेवलेंथ में भी एक रिलेशन है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो रिलेशन आपके पास होता है दैट इज P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। ये मोमेंटम का रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, जो कि आप पार्टिकल्स में यूज करते हैं। ये फार्मूला पार्टिकल्स के लिए, ज़रात के लिए, छोटे पार्टिकल्स के लिए। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं P1 ओवर P2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1। अब देखिए ये सारा ही एंट्री टेस्ट है, ये सारे ही फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। जितना कॉन्सेप्ट आपको अच्छा पता होगा उतना आप जो है ना वो इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो ये बेटे हमारे पास जो टॉपिक था यहाँ तक हमने डिस्कस किया। जो नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। देखें ये आप सब बच्चों को पता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि दो ये वर्ड हैं, फोटो और इलेक्ट्रिक। फोटो का मतलब होता है लाइट, जो कि फोटोन से वर्ड निकला है, फोटो को आप बोलते हैं लाइट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रिक का जो वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि लाइट का किसी जगह पे पड़ना और उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि किसी जगह पे लाइट पड़ती है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसको आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसमें ये ऑपरेटर्स आपको पता, बुक में यही आपने पढ़ा था और सेकेंडरी में आपको टीचर्स ने यही पढ़ाया। बुक की डायग्राम के मुताबिक डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक कैथोड है और एक एनोड है, साथ में आपने मीटर अटैच किया है और नीचे वोल्ट मीटर है, मीन्स के डिवाइडर लगाया हुआ आपने। जैसे ही लाइट जो है वो सीधी कैथोड के ऊपर पड़ेगी, जब भी लाइट कैथोड पे पड़ेगी कैथोड इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं एनोड जो है वो उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो बड़ा सिंपल काम हो रहा है कि लाइट पड़ी है कैथोड पे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उनको एनोड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है और एनोड के साथ चूंकि एमीटर अटैच है, एमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब यह है कि लाइट का पड़ना कैथोड पे और कैथोड से इलेक्ट्रॉन का निकलना और एमीटर का रीडिंग शो करना, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो इसके आप दो केसेस बना लें। केस वन हमारे पास ये था जो हमने भी डिस्कस किया कि अगर आपके पास कैथोड जो है वो नेगेटिव है फर्स्ट केस में और एनोड जो है वो पॉजिटिव है, तो जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट के पड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एनोड एब्जॉर्ब करेगा और एमीटर रीडिंग शो करेगा। पहला केस आपको ये बता रहा है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि अगर हम इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो करंट की वैल्यू जो है बेटे वो डेफिनेटली चेंज होती जाएगी। ये पहला केस है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इंटेंसिटी के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स कह लें। इंटेंसिटी का मतलब एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, कि जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है करंट उतना ज्यादा है, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है करंट उतना ही कम है। जो सेकंड केस है, अगर मैं केस 2 को अब डिस्कस करता हूं, केस 2 में मैं कहता हूं कि अगर आपके पास जो कैथोड है अब आप इसको पॉजिटिव बना दें और जो एनोड है इसको आप नेगेटिव बना दें, ऑपोजिट काम करें कि अब कैथोड को आप पॉजिटिव बना दें और जो एनोड है इसको आप नेगेटिव बना दें। अब क्या होगा, ये केस 2 है। केस 2 में ये देखा गया कि जब आप रिवर्स काम करते हैं तो इसके नतीजे में ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो एमीटर की डिफ्लेक्शन है वो जीरो होती जाती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अब लाइट कैथोड पे पड़ रही है और इलेक्ट्रॉन्स तो निकल रहे हैं लेकिन एनोड उनको एब्जॉर्ब करने की बजाय अब रिपेल कर रहा है। रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन एमीटर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, एमीटर की जो रीडिंग है वो जीरो हो चुकी है। इसका मतलब आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि केस 2 के केस में जो रिलेशन बुक में यूज किया गया वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू V नॉट E।
कि जब आप कनेक्शन ऑपोजिट करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, रिपल्शन वहां पे स्टार्ट हो गई है, और यहां पे एक टर्म होती है जिसको आप बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वी नॉट जो है यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग पोटेंशियल के। आपको ना ये इसका पूरा ट्रेंड याद होना चाहिए कि जब भी ऐसा होता है कि आप एनर्जी बढ़ाते हैं, इसका मतलब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं और फ्रीक्वेंसी जो है पार्टिकल्स की ज्यादा हो रही है, इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो दो रिलेशंस हैं, पहला कि इंटेंसिटी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि जब आप कनेक्शन रिवर्स करते हैं तो पार्टिकल्स पहुंच ही नहीं पाते, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं और जो एमीटर की रीडिंग है वो जीरो हो जाती है। इसी बेस पे मैंने ये दो ग्राफ बनाए, पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ, गौर से देखिएगा इसका मतलब क्या है। पहले और दूसरे ग्राफ में यही कॉन्सेप्ट है कि पहले ग्राफ में देखिए दो डिफरेंट टाइप्स की आपके पास करंट की वैल्यूज है। आपने दो तरह की कर्व्स बनाई, एक I1 है एक I2 है। इसका मतलब जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसका करंट भी ज्यादा है, जिसकी इंटेंसिटी कम है उसका करंट भी कम है। इसी वजह से मैंने ये लिखा कि I2 इज ग्रेटर देन I1। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसका करंट भी ज्यादा होगा, जिसकी इंटेंसिटी कम होगी उसका करंट भी बेटे डेफिनेटली कम होगा। सेकेंड जो केस है उसमें ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी जितनी मर्जी बढ़ा लें, फ्रीक्वेंसी जितनी मर्जी इंक्रीज कर लें, लेकिन जो आपके पास करंट की वैल्यू है, इस केस में करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी का करंट से लेना देना नहीं है, जो मर्जी हो जाए, फ्रीक्वेंसी जितनी मर्जी बढ़ा लें आप, करंट की वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद इसके ये तो थे सारे रिजल्ट्स जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। उसके बाद जो आइंस्टाइन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी वो जरा समझिएगा। इससे पहले आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन। आपने किसी भी इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाना है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको रिक्वायर्ड है, दैट इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है काइनेटिक एनर्जी का और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब आपने किसी भी पार्टिकल को इमिट करवाना है, जो कम से कम आप फ्रीक्वेंसी देंगे वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। अब आइंस्टाइन ने किस तरह से एक्सप्लेन किया? आइंस्टाइन ने एक टर्म इंट्रोड्यूस की, वर्क फंक्शन। आइंस्टाइन कहता है कि कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन को आपने इमिट करवाना है मेटल सरफेस से, तो आपको कम से कम जो वर्क की क्वांटिटी चाहिए, दैट इज वर्क फंक्शन। इसको आप फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है HF। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू AC/λ। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आपको अगर वेवलेंथ दी हुई है, H भी कांस्टेंट है 6.634 इंटू 10⁻34, C भी कांस्टेंट है, जस्ट आपको वेवलेंथ दी जाएगी तो आप आसानी से वर्क फंक्शन जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत इजीली निकाल लेंगे आप उससे। सेकेंड इक्वेशन जो आइंस्टाइन ने इस केस में दी वो भी जरा सुन लें। सेकेंड इक्वेशन ये थी कि एनर्जी में से आप वर्क फंक्शन को माइनस करते हैं, ये इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के। कि अगर कभी भी आप वर्क फंक्शन का एनर्जी में से आप वर्क फंक्शन को माइनस करेंगे तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो बेटे ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये आपने याद रखनी है एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी भी इससे रिलेटेड MCQ आए तो आपको इसका कॉन्सेप्ट 100% पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या चीजें हैं वो भी आप देख लें। कॉम्पटन इफेक्ट सिंपली आपको ये बताता है कि जो स्कैटर्ड वेवलेंथ थी, स्कैटर्ड वेवलेंथ इज ग्रेटर देन इंसिडेंट वेवलेंथ। ये एक सिंपली आपको पता है कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें जो फोटोन लाइट के पार्टिकल्स जो हैं जब पास आते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो एजिस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से इनकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं पार्टिकल्स। तो कॉम्पटन ने एक सिंपली इफेक्ट डिस्कवर किया जिसमें हम ये कहते हैं कि स्कैटर्ड वेवलेंथ जो है वो इंसिडेंट वेवलेंथ से ज्यादा होती है, और इसका फार्मूला ये था कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H/m0c 1 - cos थीटा। इस फार्मूला में ये जो डेल्टा लैम्डा है इसको आप बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, और H जो है इसको आप कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट। अब यहां पे ना कई तरह के MCQs आ सकते हैं, देखिएगा जरा। अगर मैं सिंपली कहता हूं कि थीटा की वैल्यू आप अगर 180 डिग्री लगाते हैं, सपोज इस केस में ये वैल्यू आपके पास आएगी डेल्टा लैम्डा
इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कोस 180। इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस माइनस 1। इसका मतलब ये वैल्यू आएगी डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी ये +2। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि 180 डिग्री के ऊपर जब आप 180 डिग्री एंगल लेते हैं तो कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो आपके पास मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम उसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट है हमारे पास जिसको आप कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या होती है या पेयर प्रोडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? पेयर प्रोडक्शन में देखें ये देखा गया कि अगर हम किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर, कोई भी आपके पास एक न्यूक्लियस है, उसके ऊपर आप गैमा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, ये गैमा पार्टिकल्स हैं। अगर किसी भी न्यूक्लियस पे आप गैमा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो दो पार्टिकल्स निकलते हैं, एक पार्टिकल जो कि अपवर्ड जाएगा और एक पार्टिकल जो कि डाउनवर्ड आएगा, एक जो कि इलेक्ट्रॉन है और एक जिसको आप पॉजिट्रॉन बोल रहे हैं। ये पहली दफा देखा गया कि न्यूक्लियस के ऊपर गैमा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई तो एक पेयर इमिट हुआ। पेयर का मतलब जो पेयर था उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम थी, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट थी। हमने कहा कि एक जो है वो इलेक्ट्रॉन है और एक जो है वो पॉजिट्रॉन है। तो आप इसको, इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास इस तरह से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, HF इज इक्वल टू 2m0 c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ये फार्मूला था, ये आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला, इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा हो। एक मिनिमम जो एनर्जी चाहिए वन पार्टिकल के लिए, जो एनर्जी है एक सिंगल पार्टिकल को इमिट करवाने के लिए वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब दो के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो आपको पेयर प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने के लिए। नेक्स्ट जो है आपके पास बेटे डेट इज, जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो जर्मर एंड डेविजर एक्सपेरिमेंट। जर्मर एंड डेविजन एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक आपको दो तरह के फार्मूलाज याद होने चाहिए। इसमें जो मेन चीज है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, उसको आप देख लें। एक इसका फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर स्क्वायर रूट 2mVE। इसका मतलब ये, एक तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। V यहां पे पोटेंशियल है, अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तो लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट V2 ओवर V1। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बना लेता हूं तो मुझे इस बात का पता है कि ये जो आप फार्मूला यूज करते हैं, कि आपके पास जो जनरल इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू VE, ये इसका जनरल फार्मूला है। इसका मतलब अगर आप इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे तो आएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर स्क्वायर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये फार्मूला ऐसे भी आ जाएगा लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट काइनेटिक एनर्जी 2 ओवर स्क्वायर रूट काइनेटिक एनर्जी 1। आपको कोई भी डेटा दिया हो, ये फार्मूलाज आपके सामने हैं, जस्ट इसमें वैल्यूज लगाते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। एक और भी फार्मूला है जो आपने पढ़ा था, T इज इक्वल टू 2 ओवर 3k काइनेटिक एनर्जी। ये हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 में ये फार्मूला पढ़ा था। अगर मैं इस फार्मूला को यूज करता हूं और यहां से मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं काइनेटिक एनर्जी की, देखिएगा जरा, आपके पास एक नया फार्मूला आ जाएगा। अगर आप यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 3kT ओवर 2। ये काइनेटिक एनर्जी की आपके पास वैल्यू आ गई। इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 2 बना लें तो देखिए वेवलेंथ का आपके पास फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर स्क्वायर रूट 2mke। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बना लें। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 को 3 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, देन मेरे पास एक और फार्मूला आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पता हो, ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर स्क्वायर रूट 2m। काइनेटिक एनर्जी की जगह वैल्यू लगा दो, ये आ जाएगी आपके पास 3kT ओवर 2। ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा का एक नया आपके पास फार्मूला आ गया। वो फार्मूला देखिएगा जरा, ये आपके पास फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर स्क्वायर रूट 3kT m इंटू 3kT। ये भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये सारे ही एंट्री टेस्ट के एमसीक्यू हैं,
सब कुछ इसमें एंट्री टेस्ट से रिलेटेड आपके सामने लिखा हुआ है, आपको पता है कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं और किस किस फॉर्मेट पे आ सकती हैं या क्या क्या मेन चीजें। उसके बाद लास्ट में जो एक टॉपिक इसका रह गया वो आपके पास, हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ को तो डिस्कस कर लिया, उसकी सारी चीजें आ गई। लास्ट में आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको यही बताता है कि पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम में चेंज नहीं हो सकते और इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि एक ही टाइम में पोजीशन और मोमेंटम इकट्ठे चेंज नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं। एच की वैल्यू फिक्स होती है 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर मैं एच कट की वैल्यू लूंगा, आपने देखा है बुक में कई जगह पर उसने एच कट यूज किया है, ये याद रखिएगा, किसी जगह पे वो न्यूक्लियस की बात करता है, किसी जगह पे वो एटम की बात करता है, इस चीज का आपने फर्क याद रखना है। आपको एच कट की वैल्यू होती है h/2π, मीन्स कि आप 6.634 इंटू 10⁻⁻34 को 2π पे डिवाइड करते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, या आप इस फॉर्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिएगा जरा, ये फॉर्मेट भी हो सकता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी की जगह पे आ जाएगा m डेल्टा वी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब अगर कभी आपको वो डेल्टा वी निकालने के लिए कहे तो आप ऐसे यूज करेंगे h/m डेल्टा एक्स, आप डेल्टा वी भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला से। इसी तरह से आप एनर्जी और टाइम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि E डॉट डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच। ये सब की सब इक्वेशन देखो, कभी आपको ऐसा एमसीक्यू आए कि वेलोसिटी निकालनी हो, मास और पोजीशन दी हो, एक्स जो है यहां पे पोजीशन है, अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है, मास और पोजीशन दी हुई है, आप इजीली ये फार्मूला लगाएंगे तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेटे ये सारे फार्मूलाज, एक एक फार्मूला जो है ये एंट्री टेस्ट है, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं और कई बार पेपर में आ चुके हैं। मैंने आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज जो हैं और उससे रिलेटेड जो फार्मूलाज है मैंने आपको बता दिए, सिर्फ आप ये फार्मूलाज ही याद कर लें तो आपके एमसीक्यूज होते जाएंगे। जैसे डी ब्रोगली के हमने कितने फार्मूलाज ड्राइव किए। तो ये था बेटे आज का टॉपिक जो कि हमने चैप्टर नंबर 19 पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी बेटे। अल्लाह हाफिज।